हेलो डियर नीट एस्पायरेंट्स, एग्जामिनेशन इज ओवर। ठीक है, प्रसन्नता और खुशी का समय है। सबका एग्जाम अच्छा हुआ है। जब एग्जाम खत्म हो जाता है ना, तो ये सोचना बंद कर देना चाहिए दैट हाउ माय एग्जामिनेशन पेपर वाज, कि यार मेरा पेपर कैसा हुआ था। ये सोचना बंद कर देना चाहिए। उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि कारण ये है कि अब आप कुछ परिवर्तन कर नहीं सकते। ठीक है ना, जो परिवर्तन करना है वो आप 15 दिन बाद, 1 महीने बाद बहुत शांत चित्त होकर करें, सोचें उसके बारे में। लेकिन इस समय इमीडिएटली इधर से उधर, उधर से इधर, किसी की बात पर भी ध्यान देना, लॉजिकल हो इलॉजिकल हो, बस उसके पीछे पड़ जाना, ये काम मत कीजिएगा। ये काम मेडिकल वाले बच्चे बहुत करते हैं, इसलिए आगाह कर रहा हूँ। प्रसन्नचित्त रहिए, खुश रहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इस समय जहाँ भी आप सुनेंगे सब लोग आपसे एक ही चीज़ कह रहे होंगे दैट द एग्जामिनेशन पेपर वाज वेरी इजी। फर्स्ट साइट में ऐसा लगता है, मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, बहुत लंबा। मुझे पता होता है कि एग्जामिनेशन से बाहर आते समय जब बच्चा कहता है बहुत ही आसान पेपर आया था और दिमाग खराब हो गया यार, इतनी पढ़ाई की थी मैंने और ये किया था और वो किया था, तब मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये जो आसान पेपर दिमाग में चल रहा था आपके 3 घंटे के अंदर, ये बहुत बड़ा कारण होता है कि आपने बहुत सारी सिली मिस्टेक्स की होंगी। तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, कल और परसों जब लोग अपनी जिसे कहते हैं क्वेश्चन पेपर को आंसर की से मैच करेंगे, तब उन्हें महसूस हो रहा होगा अरे यार मैंने ये गलती कर दी और यहाँ जल्दबाजी में ये हो गया वो हो गया। तो कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता है किसी भी तरह का। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि सापेक्ष तौर पर ये पेपर आसान था। फिजिक्स बहुत आसान था, केमिस्ट्री भी बहुत आसान था, बायोलॉजी भी बहुत आसान था। इसलिए जो पहली चीज़ जो आपकी जिज्ञासा है कि कट ऑफ का क्या होने वाला है, तो कट ऑफ निश्चित तौर पर बढ़ेगी तो सही। ये तो निश्चित है कि कट ऑफ ने बढ़ना है। और ये कट ऑफ, यदि मैं कहूं कि आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस की बात करो, तो पहली बार में ऐसा फील हो रहा है कि गवर्नमेंट एमबीबीएस एग्जामिनेशन के लिए 600 प्लस तक चीज जाएगी। यू शुड हैव 600 प्लस। अब लगभग ये हाल है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन चूंकि इतना साधारण पेपर था कि ये कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज के एमबीबीएस के लिए जाएगी ही जाएगी, ये आप मान के चलें। तो यदि हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं या कुछ और हो रहा है तो उसके कई सारे सॉल्यूशंस हैं। पर आपको पता है कि इस बार आपके जितने भी एडमिशन्स होने हैं, वो एडमिशन्स चाहे एम्स में हो, चाहे जिपमेर में हो, चाहे आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में ऑल इंडिया कोटा से हो या स्टेट कोटा से हो, होने तो वो नीट के थ्रू ही है आपके पास में। एम्स के जो एडमिशन है, जिपमेर के जो एडमिशन है, वो ऑल इंडिया कोटा से ही होंगे, उनमें स्टेट कोटा का रोल नहीं होगा किसी भी हाल में। तो चलिए मैं आपको पहले पेपर एनालिसिस के बारे में बहुत छोटी सी बात कर देता हूँ। फिजिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में से, जैसा मैंने आपको कई बार कहा था, सो मेनी टाइम्स, मैंने आपको कहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैंने आपको कहा था ड्वेल नेचर, मैंने आपको कहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैंने आपको कहा था सेमीकंडक्टर्स, इन सब से रेडियो एक्टिविटी, इन सब से भरमार प्रश्न आए। ठीक है, मैकेनिक्स से सिंपल क्वेश्चन थे आपके पास में, यूनिट्स एंड डायमेंशन से क्वेश्चन था, सिग्निफिकेंट फिगर्स से आपको एक क्वेश्चन मिला था। तो इस तरीके से पूरे के पूरे पेपर को देखा जाए तो either it will be sound waves or it will be SHM or it will be properties of matter or it will be gravitation। कोई भी टॉपिक उठा लो आप, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, AC, कोई सा भी टॉपिक उठा लीजिए, आपका क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, क्वेश्चन तो आसान था। लेकिन जब भी चीज़ आसान होती है तो थोड़ा सा जल्दबाजी हम करते हैं, धैर्य हम खोते हैं, तो गलतियां जरूर हुई होंगी वहाँ पे निश्चित तौर पे। ठीक है, आपके पास में 11th पोर्शन से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो डेफिनेटली कम थे। 12th पोर्शन से क्वेश्चंस आपके ज़्यादा थे। 27 के करीब जो क्वेश्चंस थे आपके पास में, वो आपको समझ आ गया होगा कि 12th पोर्शन से थे, और 18 जो क्वेश्चन थे हमारे पास में वो 11th पोर्शन से थे। केमिस्ट्री की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअल थे, कॉलम क्रोमेटोग्राफी के क्वेश्चन था, नेचुरल पॉलीमर पे क्वेश्चन था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ जाएंगे
तो कानिजारो रिएक्शन था, एल्डोल कंडेंसेशन था आपके पास में, आप मुझे कहेंगे कि वुड्स रिएक्शन था, मीन्स बहुत साधारण साधारण सी चीज़ें। फिजिकल केमिस्ट्री में बात करेंगे तो सॉलिड स्टेट पे आसान क्वेश्चन था, सॉल्यूशंस पे बहुत आसान क्वेश्चन था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे बहुत आसान क्वेश्चन था। पूरी इनऑर्गेनिक में ले लें तो चाहे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो, चाहे पी ब्लॉक हो, चाहे डी ब्लॉक हो, किसी भी तरह के क्वेश्चन में कोई किसी भी किस्म की डिफिकल्टी का लेवल नहीं था। आप चलें बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में आप उठा के जो है जेनेटिक्स ले लीजिए, मॉर्फोलॉजी ले लीजिए, फ्लावरिंग प्लांट्स की, या आप किसी भी तरह का जिसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, कोर बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं, जूलॉजी में जितने भी वेरियस ह्यूमन सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया आपके पास में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, इन सब पे लगातार पूछे जाने वाले आसान से क्वेश्चन थे। और उसी वजह से मैं कह रहा हूँ आपको कि सिली मिस्टेक्स तो हुई होंगी। और पिछली बार भी आपको मालूम है कि 580-85 तक तो गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस सीट मिली नहीं थी, तो इस बार भी वो नहीं मिलेगी, 600 प्लस पे मिलेगी आपको। बट फॉरगेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स, दो अच्छे क्वेश्चंस पे हम बातचीत कर लेते हैं। और मैं इन दोनों अच्छे क्वेश्चन से ये बताने की कोशिश, अच्छे तो क्या कह सकते हैं इनको यार, है तो बहुत साधारण, बट कई बार जल्दबाजी में हो सकता है आपने गलतियां की हों। इनमें से ये क्वेश्चन डेफिनेटली ब्यूटीफुल है जो अल्टरनेटिंग करंट पे है, और एक क्वेश्चन आपका सेमीकंडक्टर्स पे है, ये भी थोड़ा सा मल्टी कंसेप्चुअल है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ये रात में कुछ मत करके अपनी नींद मत खोइएगा, आराम से सब। कभी किसी के पास कोई बड़ा एनालिसिस नहीं है, किसी के पास भी बच्चों की रिपोर्ट नहीं है इस समय कि कौन सा बच्चा कितने क्वेश्चंस कराया। हो सकता है आपका हाईएस्ट 700 पे पहुंच जाए इस बार, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो वो डिटेल जब तक 2-3 दिन नहीं हो जाते, तो आप अपने 2-3 दिन जो हैं वो बहुत शांतचित्त होकर गुजारिए और फिर सेंसिबली चेक करिएगा। तब तक आप अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा कि हाँ कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं, और मुझे आगे जो स्ट्रैटेजी है 2021 के लिए वो कैसे बनानी है और क्या बनानी है। ठीक है ना। जो लोग अब्रॉड एडमिशन लेना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जो लोग आउटसाइड द इंडिया एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। यदि आपका नीट 2020 अच्छा नहीं हुआ है, कहीं भी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 600 प्लस आपके नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो आप अब्रॉड एडमिशन के लिए 2020 के बेसिस पर भी एडमिशन ले सकते हैं और 2021 के बेसिस पर भी एडमिशन ले सकते हैं। आप अब्रॉड 2020 सेशन में एडमिशन ले लीजिए एमबीबीएस में, आइदर इट इज चाइना और इट इज यूक्रेन और इट विल बी समवेयर एल्स। यूके हो आपका, चाइना हो आपके पास में, रशिया हो, यूक्रेन हो, इन सब जगहों पर आप 2020 में भी एडमिशन लेंगे और अपना नीट यदि 2021 में क्लियर करेंगे तो भी यू आर एलिजिबल। ठीक है ना। ये अभी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस तरह का एक ऑर्डर जारी किया है, मैंने प्रेस को भी दिया है, आप अखबारों में निरंतर उन चीज़ों को देखते रहेंगे। पर चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं, ट्रांजिस्टर एक्शन। इवन क्रैश कोर्स पढ़ाते समय भी मैंने 50 बार इन बच्चों को बोला होगा कि ट्रांजिस्टर भली भांति काम जब ही करता है जब उसका इमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस हो। इमीटर बेस्ड जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन शुड बी रिवर्स बायस, वरना ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। बेस का जो पोर्शन है वो मोस्ट लाइटली डॉप्ड होना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए। कई बार बताया था इस चीज को मैंने आपको। तो इन सब चीजों को देखते हुए जब आप काम करेंगे तो मैं आपको कहूंगा, ये क्वेश्चन कह रहा है फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन द करेक्ट ऑप्शन इज, इस एक्शन के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो आपको कोई कहता है कि बेस, कलेक्टर और इमीटर की डॉपिंग लेवल सेम होता है, अरे भैया कभी नहीं होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है। ठीक है, आपको साधारण तौर पे नजर आता है कि बेस, कलेक्टर, इमीटर की साइज सेम नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल गलत है। ये बहुत सामान्य सी चीजें थी, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब आप कहोगे कि इमीटर बेस्ड जंक्शन, ई ऑब्लिक बी इमीटर बेस्ड जंक्शन और ये आपका कलेक्टर बेस्ड जंक्शन, ठीक है, ये दोनों फॉरवर्ड बायस होने चाहिए। अरे यार कैसे होने चाहिए, ये फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और ये इमीटर बेस्ड जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन शुड बी रिवर्स बायस, तो ये भी गलत हो गया। और आपको पता है कि बेस सबसे थिन होना चाहिए और लाइटली डॉप्ड होना चाहिए, तो आपने उठा के कहा यस सर, सेकंड इज द आंसर। अब क्या हुआ कि आप थोड़ा भी ध्यान से पढ़ के गए थे तो ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स दे रहा था
और यदि ध्यान से नहीं पढ़ा होता आपने बाय द वे, तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपको -1 दे जाए या 0 दे जाए। बट मैं ये मान के चलता हूं कि सेंसिबली जरा सा भी पढ़ा गया है तो इट विल बी गिविंग यू द 4 मार्क्स। चलिए इससे बेहतर एक क्वेश्चन पे काम करते हैं। दिस इज एग्जाम्पल 2 एंड इट इज फ्रॉम ऑल्टरनेटिंग करंट। कई बार बोला था मैंने आपको, कई बार बोला था कि अल्टरनेटिंग करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा। एनटीए अभ्यास ऐप के लिए भी बराबर लगातार कहता रहा था और वहां पे इस तरह के क्वेश्चंस थे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं इजी में नहीं डालता हूं। इस क्वेश्चन की कैटेगरी डेफिनेटली लॉजिकल है तो इसको डिफिकल्ट में डाल रहा हूं। कई बच्चे यहां गलती करके आए, ये मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इट इज नॉट एन ईजी क्वेश्चन। ये कहता है आरएलसी सीरीज सर्किट है, तो भैया आरएलसी सीरीज सर्किट के लिए मैंने क्रेडिट जी कोटा के फेसबुक पेज पर यह लिखा था कि भाई ऑल्टरनेटिंग करंट में आरएलसी सीरीज सर्किट पे ही क्वेश्चन आएगा, और आरएलसी सीरीज सर्किट पे ही क्वेश्चन आया। कमाल देखिए, मतलब मैंने मना कर दिया था कि और कुछ भी मत पढ़िए, आप आरएलसी सीरीज सर्किट पढ़ के चले जाइए, यू विल गेट द क्वेश्चन ऑन दैट एंड एग्जैक्टली सेम हैपेंस, वही हुआ। तो ये आरएलसी सीरीज सर्किट है और ये कहता है कि जब इस आरएलसी सीरीज सर्किट में विदाउट इंडक्टर काम किया जाता है तो आपके पास वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस π/3 आता है। और तुम्हें पता है कि आप विदाउट एल, तो आपने एल हटा दिया तो ये आरसी सर्किट हो गया, और आरसी सर्किट में करंट लीड करेगा वोल्टेज से, और कितने से लीड कर रहा है? π/3 से। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज कितना है? π/3। चलिए अच्छा, अब आपने क्या किया कि नहीं, इस आरएलसी सीरीज सर्किट में से आप विदाउट एल काम मत कीजिए, अब आप विदाउट सी काम कीजिए। तो मैं विदाउट सी काम कर रहा हूं, विदाउट सी काम कर रहा हूं, तो हटा दिया सी को भाई, तो ये सर्किट कौन सा हो गया? आरएल सर्किट, आरएल सीरीज सर्किट। आरएल सीरीज सर्किट में आपको पता है वोल्टेज लीड करेगा करंट से, ठीक है ना, और इस समय भी फेज डिफरेंस कितना आता है? π/3 आता है। अंतर तो जरूर आया होगा, फेज डिफरेंस π/3 तो है, लेकिन विदाउट एल जब थे तब आरसी सीरीज सर्किट था तो करंट लीड कर रहा था, वोल्टेज लैग कर रहा था, और जब विदाउट सी काम कर रहे थे तो आरएल सर्किट था, उस समय वोल्टेज लीड कर रहा था और करंट लैग कर रहा था। लेकिन दोनों बार फेज डिफरेंस कितना आया? π/3 आया या नहीं आया? जल्दी बोलिए भाई। तो फेज डिफरेंस तो दोनों बार π/3 आया। हाँ, लेकिन ये फेज डिफरेंस जब आपका सर्किट आरएल ला रहा होगा तब ये फेज डिफरेंस लैगिंग था, और जब ये आरसी रहा होगा तब ये फेज डिफरेंस लीडिंग था, पर था सेम। इज दैट क्लियर? आपको tan∅ का फॉर्मूला भी मालूम है, आप जानते हैं पावर फैक्टर cos∅ होता है, लेकिन हम cos∅ को r/z लिखने की जगह पर tan∅ को हमेशा x/r लिखते हुए आए हैं। tan∅ को हम x/r लिखते हैं, cos∅ को r/z लिखते हैं। साधारण से फॉर्मूले हैं, आपने ये ट्राइंगल बना रखा है सब लोगों ने, चाहे तो आप एक बार इस ट्राइंगल को बना सकते हैं। ये ट्राइंगल आपको कहता है कि ये हाल आपका ये वाला है, ये फाई है आपके पास में, ये x है आपके पास में, ये r है आपके पास में, और ये z है। तो tan∅ की वैल्यू आती है आपके पास में x/r, और पावर फैक्टर cos∅ की वैल्यू आती है r/z। ये कंडीशंस आपकी दी हुई हैं, और आपके एग्जामिनर ने बहुत छोटी सी चीज पूछी आपसे, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज, आंसर इज 1, -1, 0 and 0.5, 1, -1, 0 and 0.5। अब आपने ये सर्किट देखा, यू कैन व्यू इट, ये आरएलसी सीरीज सर्किट है, और यहाँ आपका एल की जगह पे जो काम कर रही होगी चीज, आर की जगह पे तो आर ही होता है, एल एक्सएल हो जाता है, और सी क्या हो जाता है? एक्सी हो जाता है। आर, एक्सएल और एक्सी तीनों ओम में मेजर होते हैं। केस फर्स्ट में विदाउट एल तो सर्किट हो गया आपका आरसी सर्किट, और इस समय tan∅1 कितना आएगा? XC/R, और ये आया कितना? tan30 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। π/3 60, सॉरी, tan60, एग्रीड? π/3 180/3। अच्छा, केस सेकंड में क्या हो गया? केस सेकंड विदाउट सी, तो ये हो गया आपका आरएल सर्किट। अब जब ये आरएल सर्किट है तो आप कहोगे कि सर सेकंड केस में tan∅2 ये आएगा आपका XL/R, और ये भी कितना आया? tan60, मीन ∅1 इज इक्वल्स टू ∅2 है, और ∅1 इज इक्वल्स टू ∅2 है, तो tan∅1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? tan∅2। अब tan∅1 को tan∅2 के इक्वल कर दो तो आपका tan∅1 तो हुआ XC/R इज इक्वल्स टू tan∅2 कितना हुआ? tan∅1 तो हो गया XC/R,
और tan phi 2 हो गया आपका XL अपॉन R, R से R कैंसिल हो गया तो XL इज इक्वल्स टू क्या आ गया XC। हाँ या ना में जवाब देना यार। और XL इज इक्वल्स टू XC आना आपको ये बताता है कि RL सीरीज सर्किट में रेजोनेंस हो रहा होगा। यहाँ क्या आया XL इज इक्वल्स टू XC और XL इज इक्वल्स टू XC आता है, इसका मतलब रेजोनेंस है। और रेजोनेंस की कंडीशन में आप जानते हैं कि पावर फैक्टर कितना होता है। अरे ये तो साधारण सी चीज़ है यार। इफ XL इज इक्वल्स टू XC इसका मतलब रेजोनेंस है, और यदि RLC सीरीज सर्किट में रेजोनेंस हो रहा है तो पावर फैक्टर कितना आएगा, यूनिटी आएगा 1। तो आंसर तो आ गया 1। बट फिर भी कई बार लोग सोचें कि चलिए सर तो भैया आपने कहा tan phi इज इक्वल्स टू कितना होता है x/r और XL इज इक्वल्स टू XC है, तो x इज इक्वल्स टू XL माइनस XC और ये आ गया आपका 0, तो tan phi इज इक्वल्स टू आया 0 अपॉन r। तो अब आप कहोगे tan phi किसके इक्वल आ गया, तो आप मुझे कहेंगे सर भाई पूरे सर्किट के लिए ना, RLC सीरीज के लिए XL इज इक्वल्स टू XC, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0, तो ये RLC सीरीज सर्किट के लिए tan phi इज इक्वल्स टू x अपॉन r, 0 अपॉन r, इट मीन्स tan phi इज इक्वल्स टू व्हाट 0, phi is equals to 0 and power factor cos phi is equals to cos 0, it will be equals to 1। हालांकि यहाँ जाना नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपको ये पता लग गया that tan phi is equals to x upon r है, वहाँ तक जाने की ज़रूरत क्या है, XC is equals to XL आ गया और सर्किट कौन सा है RLC, इसका मतलब रेजोनेंस हो रहा है। और जब रेजोनेंस होता है RLC सीरीज सर्किट में तो प्योरली रजिस्ट्री होता है, उस समय V और I सेम फेज में होते हैं, फेज डिफरेंस 0 होता है और पावर फैक्टर 1 होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस पेपर में, आप सारे क्वेश्चंस को ठीक कर भी सकते थे, हुए भी होंगे, नहीं भी होंगे तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ एक परीक्षा है और ये लगातार प्रतिवर्ष होती रहती है। जब भी कहीं कोई एक दरवाज़ा बंद होता है बच्चों, तो कुछ बड़े और अधिक दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहिए और किसी भी परेशानी में हमसे मुलाकात करते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।